बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज 20 तारीख़ है जनवरी की और आज डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें सदर के तौर पे हलफ उठा लेगा। डोनाल्ड ट्रंप की टोपी पे आप देखते होंगे रेड कलर की टोपी, वो हर जगह पे पहन के डोनाल्ड ट्रंप अपनी पूरी कैंपेन करता रहा और डोनाल्ड ट्रंप की टोपी के सामने ट्रंप लिखा हुआ था और साइड पे आपने देखा होगा कि 45 एंड 47 लिखा हुआ होता था। पाकिस्तान में कई लोग ये कहते थे कि ये फार्म 47 और फार्म 45, और कुछ लोग पूछते थे कि ये किस लिए है। तो देखें, वो 45वां सदर था अमेरिका का और 46 यानी 46वां सदर जो बाइडन बना। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उसके साथ धांधली हुई है और अब दोबारा डोनाल्ड ट्रंप मुंतखब हो गया, तो वो 47वां सदर है अमेरिका का। डोनाल्ड ट्रंप आज के बाद अमेरिका के सदर होगा। जो बाइडन जो है वो चला गया और जो बाइडन का जो सहारा पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को और हुकूमत को मैसर था वो अब मौजूद नहीं रहेगा। बैरूनी दबाव बढ़ता चला जाएगा। अमेरिका के अंदर एक कांग्रेशनल मीटिंग आ रही है, ये 22 तारीख को आ रही है। पहले आप देख लें कि डोनाल्ड ट्रंप की जो टीम है वो किस नौयत की है और इस टीम के ख्यालात किस नौयत के हैं। देखिए, क्या वाकई में पाकिस्तान के ऊपर ये दबाव आएगा, ये सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। यानी अमेरिकन दबाव को तो कोई भी तस्लीम नहीं करता, पाकिस्तान में कोई भी अच्छी नज़र से नहीं देखता, लेकिन इंसानी हकूक़ की जो खिलाफ वर्जियाँ और पामालियाँ जो हुई हैं जो बाइडन के आशीर्वाद से, जो पाकिस्तान की रियासत ने पाकिस्तान के शहरियों के साथ किया है, उसके नतीजे में एक रिएक्शन पैदा हुआ है। और अगर अब उस तरह की सपोर्ट मैसर ना हुई तो फिर वो सब कुछ नहीं किया जा सकेगा। क्या जो बाइडन से मुख्तलिफ होगी डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी, ये पाकिस्तानियों के अंदर सबसे बड़ा सवाल ये है। डोनाल्ड ट्रंप की टीम को अगर आप देखें तो पीट हेग्सेथ ये उनका जी सेक्रेटरी ऑफ द डिफेंस है, उसके बाद तुलसी गैबर्ड ये डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस है, मार्को रूबियो इसको बहुत सारे लोग जानते होंगे पहले से भी, ये सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट ओहदा है। मार्को रूबियो के बारे में मैं आपको ये बताऊं कि ये पाकिस्तान के लिए और बहुत सारे और मुल्कों के लिए मुश्किलात पैदा करेगा, क्योंकि इसकी पॉलिसी जो है वो बहुत ही एंटी एस्टेब्लिशमेंट टाइप की इसकी पॉलिसी है। क्रिस्टी नोएम ये सेक्रेटरी ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, काश पटेल को FBI डायरेक्टर तैनात किया गया है अब तक की इतला के मुताबिक। जॉन रैटक्लिफ ये CIA डायरेक्टर होगा और माइकल वॉल्ट्स ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डोनाल्ड ट्रंप का, और एलिस स्टेफनिक ये यूनाइटेड नेशन की मेंबर हैं अमेरिका की जानिब से, डोनाल्ड ट्रंप ने इनको तैनात किया। और इसके अलावा कैरोलिन लेविट ये व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी होगी, जैसे कि व्हाइट हाउस के अंदर से जो स्टेटमेंट जारी होते हैं वो यहाँ से होंगे। और रिचर्ड ग्रेनल ये स्पेशल इन्वॉय टू द प्रेसिडेंट है और बहुत सारे ओहदे भी हैं, लेकिन ये वो हैं जो पाकिस्तान के ऊपर कम से कम इम्पैक्ट डाल सकते हैं या बैरूनी मामलात को ज़्यादातर देखेंगे। अब अगर इन लोगों की मुश्तरका खसूसियात निकाली जाएं कि इनके अंदर कौन सी चीज़ें हैं जो एक जैसी हैं, और वही चीज़ें डोनाल्ड ट्रंप में हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर ये सारी टीम इकट्ठी हो गई है। हम ख्याल लोगों की टीम बनती है ना। एक तो ये सब लोग जो हैं वो डीप स्टेट एक्टर्स के या एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत के बहुत खिलाफ हैं, और अमेरिका में ये इलेक्शन लड़के आए हैं वहाँ की डीप स्टेट के, यानी इन्होंने अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त दी है। और जहाँ जहाँ पे अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट ने गंद मारा है ये वहाँ के बारे में भी उसी तरह की राय रखते हैं। पाकिस्तान के बारे में आप इनकी राय पहले ही सुन चुके हैं, और इमरान खान साहब के बारे में भी डोनाल्ड ट्रंप से लेकर बाकी इनकी टीम की जो राय है वो अब तक तो आपके सामने है। फिर ये सारे लोग जो है ये एंटी वॉर हैं, ये नई जंगें शुरू नहीं करेंगे, ये जो पुरानी जंगें हैं उनको रोकने की कोशिश करेंगे। ये हथियार के बजाय अपना हथियार बनाएंगे, पाबंदियों को और दबाव की पॉलिसी इख्तियार करेंगे, यानी दुनिया के ऊपर पाबंदियां लगाएंगे, उनके ऊपर दबाव डालेंगे और इन चीज़ों को बतौर वेपन इस्तेमाल करेंगे। ये भारत की तरफ इनका झुकाव रहेगा। भारत क्योंकि दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी आबादी है और ये उसको एक बड़ी मार्केट के तौर पे देखते हैं, और इलन मस्क जो है उसकी भी भारत से बड़ी कुर्बत है। बहुत सारे और इनकी टीम के अंदर मेंबर हैं डोनाल्ड ट्रंप की जो भारत के तरफदार हैं, तो ये भी एक खसूसियत इनकी रहेगी। इंसानी हकूक़ के मामले में ये सख्त पॉलिसी रखेंगे। वैसे भी अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है वो खुद ये कहते हैं कि जनाब हमारी जो बुनियाद है उसकी वो इंसानी हकूक़ है। हालांकि इंसानी हकूक़ के मामलात में अमेरिका से भी बहुत शिकवे और शिकायतें पूरी दुनिया को रहते हैं, और बहुत सारी ऐसी मिसालें माजी में मौजूद हैं। भारत हम बात कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप की टीम की, तो डोनाल्ड ट्रंप की टीम के अंदर ये मुश्तरका खसूसियात हैं इन सारे लोगों के अंदर, और ये लोग क्या कर सकते हैं ये पता चलेगा। क्या ट्रंप के साथ पाकिस्तान की जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है उन्होंने कोई वर्किंग रिलेशन बना लिया है या ट्रंप की टीम तक उनकी रसाई हो गई है? तो अब तक की इतला के मुताबिक हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट दोनों बौखलाहट का शिकार है, यानी उन्हें खुद भी अभी तरह से कुछ आइडिया नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप उनको किस लेवल पे ले जाएगा या उन्हें किस तरह के हालात का सामना करना पड़ेगा।
यानी उनके पास कोई हिंट नहीं है, बल्कि वो हम लोगों से और जो ओवरसीज हैं उनसे पूछते रहते हैं कि बनेगा की। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो तशरीफ ले गए थे अमेरिका और उन्होंने कोशिश की थी डोनाल्ड ट्रंप की टीम से या डोनाल्ड ट्रंप से मिलने की, लेकिन नवाज शरीफ साहब को वहां घास नहीं डाली गई और मियां साहब वापस से जो है वो बरतानिया पहुंच गए थे अमेरिका का नाकाम दौरा करके। अब अगर कोई इनके पास हिंट होता ना कि डोनाल्ड ट्रंप इनके साथ खड़ा हो जाएगा मौजूदा हुकूमत के साथ, जैसे जो बाइडन खड़ा हुआ था उस तरह की कोई सहूलत मिल जाएगी। देखिए दो ही चीजें हो सकती है ना, डोनाल्ड ट्रंप एक जुए की तरह है मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के लिए। इनके पास 20% चांसेस है शायद डोनाल्ड ट्रंप इनकी तरफ आ जाए, लेकिन 80% इनको आइडिया है कि डोनाल्ड ट्रंप वहीं जाएगा जिस तरफ को उसका मुंह है, यानी जो अब तक असेसमेंट है वो उसी तरफ जाएगा। ये एक जुआ है। अगर वो मौजूदा हुक्मरानों के साथ जो बाइडन की तरह मिल गया और इनके साथ खड़ा हो गया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के लिए एक मुश्किल तरीन दौर का आगाज हो जाएगा और उनको मजीद जुल्म जबर और फस्तायत का सामना करना पड़ेगा बहुत लंबे वक्त के लिए। और अगर ट्रंप इंसानी हकूक और जमहूरियत के लिए डट गया तो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लिए तारीख का मुश्किल तरीन दौर शुरू हो जाएगा। यानी इस एस्टेब्लिशमेंट ने कभी इतना मुश्किल वक्त नहीं देखा होगा, क्योंकि अगर इमरान खान को छोड़ते हैं तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी और अगर इमरान खान को नहीं छोड़ते तो भी एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। यानी एक ऐसे दोराहे पे खड़े हैं जब जहां दोनों तरफ खाई है, आगे बढ़ते हैं तो फिर खाई है, पीछे हटते हैं तो फिर खाई है। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान अपना मसला पाकिस्तान के अंदर मुज़ाकरात के जरिए से हल करे और किसी नतीजे में पहुंच जाए तो ये सबसे बेहतर ऑप्शन हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप की ताकत का आप अंदाजा यहां से लगा लें कि उसने सदर का हलफ उठाने से पहले इसराइल के अंदर जंगबंदी करवा दी है। यानी फलस्तीन के ऊपर जो अटैक किया था इसराइल ने, वो जंगबंदी करवाई है। इसराइल में दबाव उनका काम कर गया है। इसराइल ने इंसानी हकूक की बहुत सारी खिलाफ वर्जियां की हैं और अब उनके वुज़रा जो हैं वो इस दबाव की वजह से रेजिग्नेशन दे रहे हैं, उनके इस्तीफे आ रहे हैं। नेतन्याहू के ऊपर भी बहुत ज़्यादा दबाव है। नेतन्याहू हमेशा जो इसराइल अटैक करता रहा है गजा में या वेस्ट बैंक में या बाकी इलाकों में फ़लस्तीनियों के ऊपर, वो इसको अपना इंटरनल मामला करार देता रहा है। लेकिन इंसानी हकूक का मामला कभी भी किसी का इंटरनल मामला नहीं होता, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो फ़लस्तीन के अंदर हो, चाहे वो कश्मीर के अंदर हो, चाहे वो म्यांमार के अंदर हो, चाहे वो इराक के अंदर हो, लीबिया में हो, शाम में हो, दुनिया के किसी भी इलाके में हो। इंसानी हकूक का मामला किसी भी मुल्क का अंदरूनी मामला नहीं होता और अमेरिकन अपनी पॉलिसी इंसानी हकूक के मामला को रख कर बनाते हैं या कम से कम इसको इस्तेमाल करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान में सिर्फ एक ही चेहरे को पहचानता है, यह बात सारे पाकिस्तानी जानते हैं। यानी ये बात अभी मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने की, लेकिन ये एक रियलिटी है और वो चेहरा इमरान खान साहब का है। और ये डोनाल्ड ट्रंप का मसला नहीं है, ये पूरी दुनिया के लोगों का मसला है। आप दुनिया के किसी भी मुल्क में ट्रैवल करें, आप यूरोप चले जाएं, आप किसी और जज़ायर पे चले जाएं, आप वेस्ट इंडीज़ चले जाएं, आप सेंट्रल एशिया चले जाएं, आप इधर ये थाईलैंड साइड पे चले जाएं, बैंकॉक चले जाएं, चाइना चले, आप दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएं, अरब ममालिक में आप चले जाएं, मिडिल ईस्ट में, आप सिर्फ पाकिस्तान का नाम लेंगे और वहां के लोग इमरान खान का नाम लेंगे। आप इमरान खान का नाम लेंगे और वहां के लोग पाकिस्तान का नाम लेंगे। पाकिस्तान की इस वक्त दुनिया में जो सबसे बड़ी पहचान है वो इमरान खान है। पाकिस्तान के किसी वज़ीर आज़म को लोग नहीं जानते। पहले वज़ीर आज़म से लेकर अब तक आप सारे वज़ीर आज़म के नाम ले लें, दुनिया किसी को नहीं जानती, सिर्फ इमरान खान को जानती है। पाकिस्तान के किसी डिक्टेटर को दुनिया के लोग नहीं जानते। आप जिसका मर्जी नाम ले लें, दुनिया नहीं जानती। ना याह्या खान को जानते हैं, ना ज़ियाउल हक को जानते हैं, ना मुशर्रफ को जानते हैं, ना अयूब खान को जानते हैं, किसी आर्मी चीफ को नहीं जानते। पहले आर्मी चीफ से लेकर आसिम मुनीर साहब तक आ जाए, आप किसी को नहीं जानते। दुनिया को कोई पता नहीं पाकिस्तान का आर्मी चीफ कौन है, ना उन्हें पता होना चाहिए। ना वो सदूर को जानते हैं, ना वो सिर्फ इमरान खान को जानते हैं। पूरी दुनिया का मसला है। यही मसला जो है वो डोनाल्ड ट्रंप का भी है और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पाकिस्तान में इमरान खान को जानता है और वो जब कभी पाकिस्तान का जिक्र आएगा तो मामला इस तरफ जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तानियों ने एक लेटर भी लिखा है और ये जो दो डेवलपमेंट्स होने जा रही है ना, नंबर एक तो मैंने आपको बताया कि कांग्रेशनल मीटिंग होने जा रही है, ये 22 तारीख को होगी अब तक की इत्तला के मुताबिक, और इसमें उम्मीद की जा रही है कि 8 से 10 सेनेटर शायद शामिल हो सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी अगर इतनी बड़ी तादाद में ये जो मीटिंग है इसके अंदर कांग्रेसमैन आ जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है ओवरसीज पाकिस्तानियों की। और इससे पहले जो बरतानिया में हुआ वो भी बहुत बड़ी कामयाबी थी कि 15 एमपीज आए थे जो पार्लियामेंट्री मीटिंग है उसको लेने के लिए। नॉर्मली 2, 3, 4 एमपीज, इससे ज़्यादा नहीं आते। वो अपनी अपनी पार्टी की तरफ से एक एक 2 नुमाइंदे आते हैं, वो आकर ब्रीफिंग लेते हैं, वो अपनी पार्टी के अंदर जो है वो इसके ऊपर फिर बातचीत कर लेते हैं, जहां मौका आता है वो इस पर बात करते हैं। लेकिन जो पार्लियामेंट्री ब्रीफिंग होती है उनमें इतने ज़्यादा लोग नहीं आते। जहां जो कमेटी
बैठी 15 लोग जो है वो बरतानिया में आए थे और अब उसका एक फॉलो अप होने जा रहा है, वो मैं आपको बताता हूं, क्योंकि ये मामला भी रुकेगा नहीं, इसका फॉलो अप होने जा रहा है और फर्दर कुछ चीजें और होनी है अभी बरतानिया में। यानी नंबर एक ये है कि फॉलो अप होने जा रहा है और ये तकरीबन 144 एमपीज हैं बरतानिया के, जिनको कुछ रिपोर्ट्स भिजवाई जा रही हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से। ये जो रिपोर्ट तैयार की गई है, मैंने रिपोर्ट देखी थी, बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है और अगेन ये रिपोर्ट जो है वो फ्रेंड्स ऑफ डेमोक्रेटिक पाकिस्तान जो तंजीम है उन्होंने बनाई है बड़ी मेहनत करके। मैंने इन लोगों से बात की, मैंने कहा जी आपका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से क्या ताल्लुक है? उन्होंने कहा जी तहरीक इंसाफ से इतना ही ताल्लुक है कि आज उनका बुरा वक्त आया हुआ है, हम पाकिस्तान के और जमहूरी पाकिस्तान के हामी हैं, कल अगर ये कोई और पॉलिटिकल पार्टी होगी तो हम इसी ताकत के साथ खड़े होंगे, हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं पाकिस्तान के साथ खड़े और पाकिस्तान में जमहूरियत के अलमबरदार हैं, हम उसके लिए कोशिश करेंगे। इन लोगों ने बड़ा क्लियरली मुझे ये बात बताई। अब वो ये कहते हैं कि हमारा एक कामयाब प्रोग्राम हुआ है और जबरदस्त प्रोग्राम हुआ है और उसके बाद जो फॉलो अप रिपोर्ट्स हैं वो अब हम भिजवा रहे हैं तमाम एमपीज को, 144 एमपीज को जा रही हैं। इन रिपोर्ट्स के अंदर 7 चीजें हैं जो उन्होंने मेंशन की हैं। नंबर 1, वो कह रहे हैं जी 8 फरवरी का जो इलेक्शन है उसकी सारी तफसीलात हमने इसके अंदर लगाई है, इमरान खान के केसेस हैं उसकी सारी तफसीलात लगाई हैं और इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि जुडिशरी और जजेस के साथ जो कुछ हो रहा है वो भी लगाया है, कंप्रोमाइज उनको किया गया। इस्लामाबाद के अंदर जो कत्लेआम हुआ 26 नवंबर 2024 को उसकी तफसीलात लगाई हैं और जो जबरी गुमशुदगियां की जा रही हैं, अगवा किया जा रहा है पाकिस्तानियों को, उसकी तफसीलात लगाई हैं और इसके अलावा जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं और जो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल हुए हैं उसकी तफसीलात साथ लगाई जा रही है। और 7वां और आखिरी इशू जो इन्होंने उठाया वो मीडिया की सेंसरशिप है। पाकिस्तान में मीडिया को दबाकर रखा हुआ है, मीडिया अपनी मर्जी से रिपोर्टिंग नहीं कर सकता। मीडिया वाले खुद कहते हैं, हमें भी साहब ने कल कहा, कहते हैं इतने मजबूर हैं हम इमरान खान का नाम नहीं ले सकते, हम इमरान खान की फोटो नहीं दिखा सकते, इवन मलिक रियाज साहब का नाम भी नहीं ले सकते। तो मलिक रियाज साहब से मुझे याद आया, मैं कुछ चीज़ों की तहकीकात कर रहा था, जो पिछला केस है उसके बारे में, अलकादर यूनिवर्सिटी वाला, वो तो केस उड़ गया, उस केस के पल्ले कुछ नहीं रहा। अगर कोई भी, यानी ये मैं कानूनी माहिरीन की राय आपको बता रहा हूं, अगर कोई जज कोई फैसला लिखते वक्त किसी दूसरी अदालत के फैसले का रेफरेंस डाले तो वो पूरे फैसले का रेफरेंस होता है, उसके हिस्से नहीं होते। ये आप समझ लें। ऐसा नहीं हो सकता कि एक जज एक फैसले का रेफरेंस दे अपने फैसले में, तो ये मुमकिन नहीं है कि वो उसके एक हिस्से का दे और दूसरा हिस्सा छोड़ दे। ये फ्रॉड इस फैसले के अंदर किया गया है। राणा साहब ने जो फैसला लिखा उसमें यह काम किया गया है। अब वो पूरे फैसला, अगर तो आपने रेफरेंस उसका देना है तो पूरे फैसले का देना है, और वो पूरा फैसला जो बता रहा है उसमें से चीजें छुपाई गई हैं जिसका फायदा इमरान खान साहब को होना था। अब वो चीजें सामने आ जाएंगी हाई कोर्ट के अंदर, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दूसरा, जो बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं या वकला हैं, उनका ये कहना है कि जो 2 नए जजेस लाए गए हैं वो इसलिए लाए गए हैं ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब के केसेस को मैनेज किया जा सके। अब इमरान खान साहब के केस को अगर आते ही इनमें से किसी जज को दिया जाता है, एक नए जज को दिया जाता है, तो इतना हाई प्रोफाइल केस, एक साबिक वजीर आजम का केस, ये उस जज के साथ और इंसाफ के साथ ज्यादती होगी, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, इसके अंदर मामला तो अब बहुत क्लियर हो गया है, ये टिकना तो है नहीं। अब इसमें जो है वो ये भी बताया गया है, जर्नलिस्ट ये कह रहे हैं कि 2 चीजें इकट्ठी इमरान खान साहब दायर करेंगे। एक तो इमरान खान साहब की अपील जाएगी, एक आधे दिन में चली जाएगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे, अपील के साथ जमानत की दरखास्त भी दायर होगी। ये 2 चीजें जानी है, साथ अपील जानी है, साथ जमानत की दरखास्त जानी है। और ये बात आप याद रखिएगा कि 1 से 1.5 माह से ज्यादा जमानत की दरखास्त जो है वो पेंड नहीं हो सकती। 1 से 1.5 माह के अंदर जमानत का फैसला हो जाएगा और इमरान खान साहब को इसमें डेफिनेटली जमानत मिल जाएगी। ये नहीं हो सकता कि इसमें जमानत ना मिले। अब जनाब, ये जो मामला है ये शुरू हुआ था उस वक्त जब मलिक रियाज की फैमिली ने खरीदा था 1 हाइड पार्क। ये आई ना कहानी, इसके बारे में मैं लगा हुआ था कि ये हुआ कैसे था। तो नाज़रीन, हुआ ये था कि मलिक रियाज साहब को वजीर आजम उस वक्त के नवाज शरीफ साहब ने बुलवाया था, बुलवा के उनसे मुलाकात की थी और उस मुलाकात में मलिक रियाज साहब को कहा था कि मेरा बेटा जो है वो मुश्किल में है, लिहाजा वो जो 1 हाइड पार्क की प्रॉपर्टी है वो आप खरीद लें बरतानिया में। और फिर हसन नवाज ने 2 नंबरी करते हुए वो प्रॉपर्टी दुगनी कीमत पे बेची मलिक रियाज साहब के साहबजादे की कंपनी को।
और ये एक धोखा दिया गया था। यानी जो 9 अरब की प्रॉपर्टी थी उसको 18 अरब में बेचा लगभग। उस वक्त इसकी 20 मिलियन पाउंड की वर्थ थी और इसको 45 मिलियन पाउंड्स के अंदर बेचा गया था मलिक रियाज के बेटे की कंपनी को, और इजाफी पैसे वसूल किए थे। ये वही हसन नवाज है जो इस वक्त बरतानिया से निकल लिया दिवालिया होने के बाद। यानी इसने सारा पैसा इकट्ठा किया, वन हाइट पार्क को भी बेचा, अपनी सारी कंपनियों को दिवालिया साबित किया और अरबों रुपया लेकर ये बरतानिया से निकल लिया। और दूसरी तरफ जो मलिक रियाज साहब जो हैं उनके वहां पे जो है अकाउंट फ्रीज हो गए। उनके अकाउंट फ्रीज हुए, फिर उन्होंने जो मुआहदा किया उनके साथ, खुफिया मुआहदा किया एनसीए के साथ कि जी हम पैसा ले जाते हैं पाकिस्तान में वापस। और जब उन्हें पता चला कि जी पैसा पाकिस्तान में वापस जाना कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा जी, वहाँ पे हमने जुर्माना अदा करना है, तो वो जुर्माने की मद में आ गया। मेरे 2-3 सवाल आते हैं यहाँ पे। पहला सवाल ये है कि मलिक रियाज को तो 460 अरब का जुर्माना कर दिया, और जुर्माना करने की वजह यह थी कि सिंध से इन्होंने जमीन कम कीमत में ली। तो सिंध की गवर्नमेंट के खिलाफ क्या कार्रवाई की थी अदालत ने? आसिफ अली जरदारी है ना, या मुराद अली शाह, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? मलिक रियाज को तो जुर्माना हो गया, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? जिन्होंने ओने पोने या जिन्होंने नुकसान किया सरकार का, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनमें से एक आज सदर और एक वजीर आला है। दूसरा, वन हाइट पार्क, जहां से यह कहानी शुरू होती है, नवाज शरीफ या उसके बेटे से किसी ने सवाल पूछा या वहां कोई कार्रवाई हुई? और तीसरी बात यह है, ये तो अल मशरिक बैंक है, उन्होंने खुद स्टेटमेंट दिया हुआ है आके, डायरेक्ट वहां जो उनका सीईओ है उसने आकर बता दिया था कि जनाब ये पैसे मलिक फैमिली के हैं, वो खुद अपनी मर्जी से पाकिस्तान में लाके अपना जुर्माना पे कर रहे हैं। ये उन्होंने आकर बता दिया था। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ उन्होंने, क्योंकि ये पैसा बहुत ज्यादा बल्क में आना था, तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को उसके अंदर अपना जो है वो लीगैलिटी के लिए इस पर कैबिनेट की अप्रूवल लेनी पड़ी, और वो अप्रूवल इमरान खान साहब के गले में फंसा दी है। और कोई कानूनी नुक्ता नहीं है, ये केस उड़ जाएगा। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अब फिर आपको बता रहा हूं। अब नाज़रीन, नया एक मंजन पाकिस्तान में लाया गया। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने वैसे सारे ही तजुर्बे कर लिए हैं पाकिस्तान के साथ, ये एक नया तजुर्बा है जो अब दोबारा मार्केट में लॉन्च किया गया। देखिए, एस्टेब्लिशमेंट ने गुज़िश्ता 3 सालों में अपने तमाम वो ख्वाहिशात पूरी की हैं जो वो करना चाहते थे। यानी उन्होंने टेक्नोक्रेट लगाकर देख लिए, लंबी निगरान हुकूमत बनाने की बातें होती थी वो भी उन्होंने करके देख ली, अदालतों पर और इदारों पर मुकम्मल कंट्रोल करना चाहते थे वो भी करके देख लिया, फौजी अदालतों में ट्रायल करना चाहते थे वो भी करके देख लिया, धांधली से तमाम जमातों को 2 मरतबा उन्होंने हुकूमत बनाकर देख ली। यानी वो चाहते थे कौमी हुकूमत तश्कील दी जाए, सारी जमातें पीटीआई को निकाल के उन्होंने इकट्ठी कर दी, सारी जमातें इकट्ठी की ना, 11-12 जमातें मिला के उन्होंने हुकूमत बना दी थी पीडीएम की, सारे उसके अंदर बैठे हुए थे। फिर भी पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क हुआ था। अब जनाब खबर ये आ रही है कि कौमी हुकूमत का मंजन दोबारा बेचा जा रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान साहब को राजी करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा जी, आप कोई और बात नहीं मानते, आप डील नहीं करना चाहते, आप ना करें, पाकिस्तान की खातिर एक कौमी हुकूमत आप बना दें। उसमें ऑफर यहां तक पहुंची है मुबैना तौर पर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहा जी वज़ीर आज़म भी आपका बना देते हैं, और बाकी सारी जमातों में होगा ये कि ये जो फार्मूला है वो ये है कि ये जो पूरी की पूरी असम्बली है ये ऐसी ही बैठी रहेगी, पंजाब नून लीग के पास, सिंध जो है वो पीपल्स पार्टी के पास, बलूचिस्तान जैसे चल रहा है वैसे ही, और खैबर पख्तूनख्वा जो है वो पीटीआई के पास। यानी सबके पास अपने अपने सूबे मौजूद हैं। और अब किया यह जाएगा कि इसी सेटअप के अंदर एक कौमी हुकूमत बना दी जाएगी, जितने एमएनए है ना सारे के सारे वो मौजूद रहेंगे और सारी पार्टियां हुकूमत में आ जाएंगी, कोई भी पार्टी अपोजिशन में नहीं होगी, सारी पार्टियां मिलकर हुकूमत करेंगी और एक कौमी हुकूमत बनाएंगे साल 2 साल के लिए। और उसके अंदर कहते हैं जनाब कि हमने कोई कानून साजियां करनी है, कोई आईनी तरमीम करनी है, सारी चीज़ें सेट करके और फिर बाद में इंतखाबात करवा देंगे। ये नया मंजन मार्केट में है। इमरान खान साहब फिलहाल इसके ऊपर भी नहीं मान रहे, इस पर भी आमादा नहीं हो रहा है। देखिए, कौमी हुकूमत तो पहले बनाकर देख ली ना, पीटीआई को बाहर निकालकर कौमी हुकूमत बनाकर देख ली। अब पीटीआई को मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, जिस वक्त इमरान खान साहब ने कोई डील मारी या जिस वक्त इमरान खान साहब ने इस किस्म के किसी खेल का हिस्सा बने जिसमें ये सारों के साथ मिलकर इमरान खान साहब उस तरीके से बैठे जैसे वो चाह रहे हैं, यानी मुज़ाकरात के लिए बैठना तो बहुत अच्छी बात है, रास्ता निकालना चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट को वापस उनके काम पे भेजना चाहिए, इदारों का सियासत के अंदर से किरदार खत्म करना चाहिए, ये सारी चीज़ें करने के लिए अगर बैठते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर इक़्तिदार की खातिर कोई डील होती है तो इसका बहुत बड़ा डैमेज इमरान खान साहब को हो जाएगा। मोहित पीरदादा साहब ने दावा किया है कि बुशरा बीबी को जो सज़ा सुनवाई गई है उसमें अली अमीन गंडापुर साहब का किरदार है। और मोहित पीरदादा साहब ये कहते हैं क्योंकि बुशरा बीबी अली अमीन के लिए मसाइल पैदा कर रही थी, इसलिए अच्छा, इससे पहले कुछ लोगों ने दावा किया था उस वक्त भी जब आज़म सवाती साहब गिरफ्तार हुए थे
क्योंकि आदम सवाती साहब को इमरान खान साहब ने खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला हाउस में रखा हुआ था और वो खुले हर जगह पे आते जाते थे, हर चीज़ के ऊपर उनकी निगरानी थी। लेकिन फिर जब वो गिरफ्तार हो गए और लंबे अरसे तक के लिए, तो कुछ लोगों ने उस वक्त भी इस किस्म का क्लेम किया था जो अब मुईद पीरज़ादा साहब कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि जनाब बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के पीछे अली अमीन गंडापुर इसलिए है क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब को लगता था कि मेरे मामलात के अंदर मुदाखलत हो रही है और उनके लिए परेशानी पैदा हो रही है। देखना ही होगा कि इस पर बुशरा बीबी और इमरान खान साहब क्या मौक़िफ़ देते हैं। अभी जेल से तो फिलहाल वो नहीं दे सकते, लेकिन फ्यूचर में ये चीज़ें खुलती होती हैं बड़े लंबे अरसे के बाद, तो देखते हैं बाद में क्या होता है। नाज़रीन, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के साथ एक और ज्यादती की गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और ये जैसे कादी साहब चला रहे थे अदालत को वैसे ही चलाया जा रहा है। यानी इस बार कादी फ़ायद ईसा नहीं, जस्टिस याया अफरीदी हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बार फिर तफरीक बढ़ सकती है, ये सवाल उठाया है मरियम नवाज खान साहिबा ने। वो ये कहती हैं कि चीफ जस्टिस याया अफरीदी के मातहत रजिस्ट्रार ऑफिस ने सुप्रीम कोर्ट के 16 जनवरी के वाज़ेह हुक्मनामे के बावजूद 26वीं तरमीम के तहत नाफिज होने वाले आर्टिकल 191A पर जवाबदेही के मुकदमे को अब तक समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया। हालांकि बेंच कह चुका है कि इसको समाअत के लिए लगाया जाएगा पीर वाले दिन। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी ने हुक्मनामे में लिखा कि मुकदमा 20 जनवरी दिन 1 बजे समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए, यानी आज के दिन, मगर अब तक काज लिस्ट जारी नहीं हुई और ज़राए का दावा है कि जारी होगी भी नहीं। ऐसे में जज साहिबान मखसूस नशिस्तों के बाद एक मरतबा फिर एक हुक्म की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त करेंगे। यानी इससे पहले भी जजों के हुक्म की खिलाफ वर्जी हो रही है। मखसूस नशिस्तें जो फैसला हो चुका है फुल कोर्ट का, वो अभी तक उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा। इसी तरह यहां पे भी जज ने एक फैसला दिया, एक बेंच ने फैसला दिया, और उस बेंच के फैसले के ऊपर रजिस्ट्रार ऑफिस अमल दरामद नहीं कर रहा, और रजिस्ट्रार की क्या मजाल है। यानी ये तो मामला फिर चीफ जस्टिस के हाथ में है ना। अच्छा, अटॉर्नी जनरल ऑफिस जवाब के लिए वक्त मांग रहा था, जब बेंच ने वक्त नहीं दिया तो उन्होंने अपने तकर्रुर करदा चीफ जस्टिस से वक्त ले लिया। ये तासुर खुद में एक तबाही है। अच्छा जनाब, मुकदमा क्या है? मुकदमा ये है कि कौन से मामला जो है वो आईनी बेंच में जा सकते हैं और कौन से नहीं जा सकते। यानी अगर मैं सिंप्लीफाई करूं आपको तो ये 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर बहुत बड़े सवालात उठ जाएंगे अगर इन जजेस ने कोई फैसला दे दिया तो। इसलिए इस केस को टेक्निकली लगने नहीं दिया जा रहा। अब अंदाजा करें कि अदालत हुक्म देती है और केस नहीं लगता, और ये कादी फ़ायद ईसा के दौर में होता था, अब जस्टिस याया अफरीदी के दौर में भी हो रहा है। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।